पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का आज दिल्ली के अंदर हुआ बहुत बड़ा आयोजन। हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता माननीय के.एस. चौहान साहब। जानते हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तमाम संगठन बहुजन समाज के काम कर रहे हैं। राजनीति में जाना था क्योंकि वो पिछले कई दशकों से बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं और पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, तमाम वो पार्टियां बहुजन समाज के लिए काम कर रही हैं, फिर एक नई पार्टी की ज़रूरत क्यों? सर, स्वागत है आपका बहुजन मीडिया। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की समाज को ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जो अभी एस्टेब्लिश्ड पार्टी हैं समाज की, वो सब एस्टेब्लिश्ड पार्टी जो है वो ब्राह्मणवादियों के कब्जे में आ गई हैं और उसमें जो उसकी लीडरशिप है उनको डरा धमका के उनके ऊपर केस चला के अब वो इंडिपेंडेंट कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे समाज को अगर इंडिपेंडेंट आंदोलन चलाना है, इंडिपेंडेंट अस्तित्व कायम करना है, तो पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की एक सख्त ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो समाज में काम करने वाले बुद्धिजीवी लोगों ने जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का एस्टेब्लिशमेंट किया, ये एक बहुत अच्छी पहल है और इससे समाज को गति मिलेगी। समाज के राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होंगे इससे। तो आपका इशारा स्पष्ट ये जाता है कि पीपीआई जो है वो स्वर्ण मुक्त पार्टी आजीवन रहेगी? नहीं, स्वर्ण मुक्त तो ऐसा कोई, ब्राह्मणवाद से मुक्त रहेगी। ब्राह्मणवाद से मुक्त रहेगी। हम संविधानिक सिस्टम के तहत हमने काम करना है। संविधान में जो भी राइट्स हैं वो सबको है, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है वो 90% जो पॉपुलेशन है हमारी, उसके राइट्स को देना है। और इसको हम तब तक ही दे पाएंगे जब तक हमारा अपना संगठन होगा। 2019 लोकसभा चुनाव की क्या रणनीति है पीपीआई की? पीपीआई 2019 चुनाव में तकरीबन 150 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और हमारी अच्छी भूमिका रहेगी, क्योंकि जो हमारी पार्टियां हैं वो अपना जो अस्तित्व है वो खो चुकी हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जो है उसका जो नेतृत्व है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है आज की डेट में। जब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसकी जो भी पॉलिसीज होती हैं उन पॉलिसीज से हमारे लोगों को नुकसान होता है। जैसे ये जो 10% इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण जो है, इसकी डिमांड मायावती ने की, और अगर 10% इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण लागू होगा और ये एक्चुअल सर्वाइव करेगा, संवैधानिक तौर पे इसको मान्यता मिलेगी, तो सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पे जो आरक्षण है वो ख़त्म होगा। तो ये जो आरक्षण है ये उसको ख़त्म करने की पहली स्टेज ये क्रॉस कर गया है और सेकंड स्टेज में अब उसको इकोनॉमिक आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है, फिर कुछ और बदलाव करके ये आरक्षण जो है जो सामाजिक तौर पे सोशल बैकवर्डनेस की वजह से मिलता है, ये आरक्षण खत्म होने की पहल शुरू हो गई है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप स्पष्ट तौर पर मायावती जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए अभी तक कुछ दो शब्द आपने नहीं बोले हैं, तो क्या मतलब इसका हम एक मैसेज ये समझे कि मायावती जी की बुराई करके पीपल्स पार्टी अपने आप को स्थापित करना चाहती है? नहीं, हम कोई कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक नहीं है जी। हम लोगों ने समाज के लिए काम करना है और जो पार्टी हमारे लोगों ने एस्टेब्लिश की थी उसका क्या मतलब रहा है, उसने क्या कैसे बिहेव किया है, ये इंटरप्रेट करना हमारा पहला काम है। अगर हम इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे कि उसने क्या किया, रामविलास पासवान ने भी कहा सवर्ण आरक्षण सही है, तो जो हमारे जो लोग हैं वो हमारे जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनकी फाउंडेशन पड़ रही है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, तो हमें उनको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी ने 70 साल में हमें कोई राइट्स नहीं दिए। हमारे जो आज की स्थिति है पब्लिक सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा 24% के करीब रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC का है, और इसके अलावा जो बाकी रिप्रेजेंटेशन है 76% वो तो अपर कास्ट का ही है। तो अगर अपर कास्ट 76% है, इसको मैं हमारा 6% बढ़ा देता हूँ, 70% उनका कर देता हूँ, तो 70% अगर उनका रिप्रेजेंटेशन है तो क्या उनका आरक्षण देना जायज़ है? ये हमें पूछना चाहिए। जो आदमी हमारे काम कर रहे हैं समाज में, उनको भी इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उससे क्या होगा। ये सामाजिक आधार पे जो आरक्षण है,
इसके बावजूद हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। अभी मेरे पास 3-4 दिन पहले एक आदमी आया, मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसने, मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस हुआ और उसको डिप्टी मैनेजर का अपॉइंटमेंट लेटर मिला और वो 24 साल से उसी पोस्ट पे काम कर रहा है। जिस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई भी नहीं किया उससे लोअर पोस्ट दे दिया। तो ये भी एक किस्म की अनटचेबिलिटी है और ये पूरा सामाजिक सिस्टम जो है इस तरह से काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमें उस पर सख्ती से पेश आना पड़ेगा, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में कोई बदलाव नहीं ला सकते। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही हमें कोई राइट्स देने वाली नहीं है। अभी जैसे 13 पॉइंट रोस्टर का इशू है तो वो मीडिया में ऐसे चलाया जा रहा है जैसे कांग्रेस आ जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। कांग्रेस आ जाएगी तब भी वही पोजीशन थी। सर्विसेज में जो एजुकेशन में रिजर्वेशन लागू हुई वो 97-98 से लागू हुई है। कांग्रेस ने उससे पहले 40 साल राज किया है तो कांग्रेस ने कोई रिजर्वेशन नहीं दिया। तो इसलिए कोई कांग्रेस के भी हम पक्षधर नहीं है, हम उतने ही खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी के हैं और उतने ही खिलाफ अगर कोई हमारी पार्टी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है तो हम उसके खिलाफ हैं। इसलिए हम अपने समाज को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हमारे लोगों को अधिकार दिलाना चाहते हैं, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार बनाना चाहते हैं तो ऐसे में पीपीआई की क्या भूमिका रहेगी? ऐसा है कि हमारी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती है, इसलिए हम विचारधारा के आधार पर वैचारिक पार्टी हैं। तो हमारी चाहे एक सीट आए चाहे हमारी मेजोरिटी आ जाए, हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे। ऐसी भी बहुत चर्चा चलती है कि एक आपकी आइडियोलॉजी की जो पार्टियां उनसे आप अलायंस कर लो, तो उनसे हम क्या अलायंस कर सकते हैं? अगर उन्होंने हमारे लोगों का हित की अनदेखी की है तो उनसे हम कैसे अलायंस कर सकते हैं? इसलिए हमारा किसी से कोई अलायंस नहीं होगा। हम इंडिपेंडेंटली 150 के करीब सीटों पे लड़ेंगे। अभी तक हमारा जो हमने डिसीजन लिया है और बाकी जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अवगत कराएंगे। साथियों, ये थे के.एस. चौहान साहब, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि हमारी पार्टी किसी भी तरह का कोई भी अलायंस नहीं करेगी, खासकर हम अपनी विचारधारा के साथ किसी को भी घुलने मिलने नहीं देंगे। बने रहें लगातार बहुजन मीडिया पर इस तरह की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।